की जय, भारत माता की जय। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। भारतीय सेना अपने पुनर्गठन की व्यापक योजना के तहत अपने मैन पावर बढ़ाने के लिए 3 अतिरिक्त बटालियन करीबन 3000 सैनिकों के साथ तैयार करने जा रही है। इन अतिरिक्त 3 बटालियनों को सिख, कुमाऊं और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के तहत गठित किया जाएगा। सेना की तरफ से बताया गया है कि ये कदम मौजूदा पुनर्गठन योजना का हिस्सा है, न कि लद्दाख में भारत चीन के बीच गतिरोध का नतीजा। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी बटालियनों को एक साथ गठित करना संभव नहीं है, इसलिए ये चरणबद्ध तरीके से निर्धारित किया गया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जबकि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे एक लंबे गतिरोध के बाद सैनिकों की वापसी शुरू हुई है, जो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। भारत के रक्षा प्रतिष्ठान की तरफ से कई बार दोहराया जा चुका है कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ दोहरे मोर्चे पर टकराव की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। एक सूत्र ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य वापसी के बीच भारत सीमा प्रबंधन के हाल की समीक्षा करता रहेगा और क्षेत्र में किसी भी आकस्मिक स्थिति में अतिरिक्त सैनिकों की व्यवस्था रखने की जरूरत पड़ सकती है। सूत्रों ने कहा कि अभी 3 बटालियन तैनात की जानी है, लेकिन भविष्य में ऑपरेशंस की जरूरतों के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाने के विकल्प खुले हैं। मौजूदा समय में सेना में 400 से अधिक इन्फेंट्री बटालियन है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि खासकर पहाड़ों पर जमीनी मोर्चा संभालने और आक्रामक कार्रवाई करने दोनों के लिए हमेशा अतिरिक्त पैदल जवानों की आवश्यकता होती है। एक बार गठन हो जाने के बाद बटालियन को शांत माने जाने वाले किसी भी क्षेत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ से किसी भी मोर्चे पर भेजे जाने से पहले उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ सीमावर्ती राज्य सिक्किम में अपने सबसे उन्नत अपाचे हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। सिक्किम के 4 में से 2 जिले यानी कि उत्तर और पूर्वी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी क्षेत्र के साथ सीमा को साझा करते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी वायु कमान के मुख्य अधिकारी एयर मार्शल अमित देव ने अपनी यात्रा के दौरान अपाचे को उड़ाया था। साथ ही यात्रा के दौरान उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर के एयर क्रू के साथ बातचीत भी की, जिसे पहली बार पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया गया है। एयर मार्शल ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ साथ सेना के प्रयासों के समन्वय और समर्थन के तरीकों पर भी चर्चा की है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले पाकिस्तान के साथ अब तुर्की भी साथ देने लगा है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान और तुर्की ने भारत के खिलाफ प्रचार युद्ध छेड़ दिया है। अब ये दोनों देश भारत विरोधी देशों को इस मुहिम में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों ही देशों के मंसूबे रणनीतिक अस्थिरता पैदा करने का लग रहा है। तुर्की अब पाकिस्तान की भारत विरोधी योजनाओं में पूरी तरह से सहायता कर रहा है। ग्रीस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और तुर्की खालिस्तानी मुद्दे को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के K2 कश्मीर खालिस्तान प्लान का जिक्र किया है। इसमें भारत के खिलाफ प्रचार युद्ध भी शामिल है, जिसका नेतृत्व ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया माइनॉरिटीज संस्थान को चलाने वाला पीटर फ्रेडरिक कर रहा है। यानी कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बनाने में लगे हुए हैं और खास करके खालिस्तान को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि तुर्की के साथ भारत को अब कूटनीतिक संबंधों को तोड़कर उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि तुर्की ऐसा कर रहा है। तुर्की लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, भारत के खिलाफ उसको भड़का रहा है। यही नहीं, समर्थन भी पूरी तरह से तुर्की पाकिस्तान को कर रहा है। और ऐसे में अगर वो भारत के इंटरनल मैटर में दखल देता है तो यहाँ पर भारत को इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि तुर्की इन सब चीजों से बाज आए, नहीं तो इसके परिणाम उसे भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। सोनम वांगचुक ने एक खास तरीके का मिलिट्री टेंट तैयार किया है। सोनम वांगचुक ने एक नई तरकीब निकाली है, जिसमें सरहद की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को भीषण ठंड से राहत मिल सकेगी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसमें वो एक खास किस्म के मिलिट्री टेंट के बारे में बता रहे हैं, जो माइनस टेम्परेचर के अंदर भी गर्म रहता है। सोनम ने इसे सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट नाम दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि रात के 10 बजे जहां बाहर का तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो भीतर का तापमान +15 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी कि टेंट के बाहर के तापमान में टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द रातें गुजारने में काफी आसानी होगी। इस सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत यह है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम कर सकता है। इससे सैनिकों को गर्म रखने के लिए लगने वाले कई टन केरोसिन के इस्तेमाल में भी कमी आएगी और वातावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा। इस तरीके के एक टेंट के अंदर आराम से 10 जवान रह सकते हैं। साथ ही इसमें लगे सौर उपकरण पोर्टेबल है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है।
सोनम वांगचुक ने लद्दाख में रहकर इसे बनाया है। स्टैंड का वजन सिर्फ 30 किलो है, यानी कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर परसिवियरेंस ने शुक्रवार को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इसके बाद इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि भारत भी लाल ग्रह पर मंगलयान 2 एक ऑर्बिटर भेजेगा। हालांकि इसरो प्रमुख ने मंगलयान 2 के बारे में कोई सटीक समय सीमा नहीं बताई। हालांकि उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अगला अभियान चंद्रयान 3 के बाद भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का लक्ष्य पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर एक रोवर उतारने का है। हालांकि इस काम में कोविड-19 की वजह से लेट हो गया है और ये अब 2022 में भेजे जाने की संभावना है। सिवन ने कहा कि मंगल ग्रह की सतह पर उतरना कहीं ज्यादा कठिन है। चंद्रयान 3 इसरो के दूसरे ग्रह पर रोवर उतारने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इसरो के प्रमुख ने कहा कि मंगलयान 2 सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन होगा। मंगलयान 1 जिसे नवंबर 2013 में भेजा गया था और सितंबर 2014 में इसने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। इसे 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब भी ये अपने 7वें साल में भी सेवा दे रहा है। मंगलयान 1 के ऑर्बिटर ने हजारों की संख्या में तस्वीरें भेजी है। इसरो की अन्य बड़ी परियोजनाएं भी कतार में है। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो ने शुक्र ग्रह पर भी अभियान भेजने का फैसला किया है। हालांकि आपको बता दें कि अंतरिक्ष सहयोग में भारत और फ्रांस की जो संयुक्त टीमें हैं वो मंगल ग्रह के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है। यही नहीं, नासा ने भी मंगल ग्रह अभियान के लिए इसरो के साथ एक समझौता किया है। हालांकि सिवन ने कहा कि हमें अभी तक इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री डीमेक मोगनन हसन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि हसन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एसोचैम कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत और इथियोपिया दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार और विविधता लाने के लिए अभी भी कई गुंजाइशें हैं। मुरलीधरन ने कहा कि दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले अफ्रीकी देश इथियोपिया की अर्थव्यवस्था, जो 15 से अधिक वर्षों से अपनी उच्च शिक्षा, कुशल आबादी और आर्थिक नीतियों के साथ दोहरे अंक की विकास दर को पोस्ट कर रही है, ये भारतीय उद्यमियों के लिए एक आकर्षक स्थान भी बन गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और आप में से जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।